Hello everyone, welcome to this amazing platform of Physics वाला. This is Nancy Della. आई होप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी. इस सीरीज के अंदर हमने सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चंस करे हैं. 11th के सारे बायो के चैप्टर्स के हमने क्वेश्चंस करे हैं, 12th के करे हैं और आज आपके सामने है चैप्टर एवोल्यूशन और ये आपका लास्ट चैप्टर बचा हुआ है. ठीक है, तो आज का जो सेशन रहेगा ये रहेगा जिसके अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर एवोल्यूशन के, जिसके अंदर हम सेशन रीजन टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, मैच ऑफ द फॉलोइंग करेंगे और स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चंस करने वाले. तो चलिए हम अपना सेशन शुरू करते हैं. आपके सामने है स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन और आपके लिए मैं क्वेश्चन को रीड करती हूँ. तो जो क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विन एंड हुगो डी वेरीज. तो जब भी आप क्वेश्चन को रीड करते हो तो आपने स्टार्टिंग के अंदर ही ये देख लेना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है. क्वेश्चन पूछ रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपने करेक्ट बताना है. एक साथ दिया हुआ है द कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विन. डार्विन ने जो अपनी थ्योरी दी थी, ठीक है, उसके बारे में जो पोस्टुलेट्स दी थी वो एक साइड दी हुई है और जो हुगो डी वेरीज ने जो थ्योरी दी थी उसके बारे में जो पोस्टुलेट्स दी थी वो एक तरफ दी गई है. आपने बताना है कि इनमें से कौन सी जो पूरी की पूरी करेक्ट स्टेटमेंट है. ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बी, सी या फिर डी, ये आपने बताना है. तो सबसे पहला है वेरिएशंस आर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस और यहाँ पर दिया हुआ है म्यूटेशंस आर माइनर चेंजेस एंड डायरेक्शनल. ग्रेजुअल एवोल्यूशन होता है अकॉर्डिंग टू डार्विन. हुगो डी वेरीज के अकॉर्डिंग जो एवोल्यूशन है वो साल्टेटरी होता है. म्यूटेशनल कॉन्सेप्ट है, जेनेटिक वेरिएशन कॉन्सेप्ट है. लार्ज डिफरेंसेस अराइज सडनली इन अ पॉपुलेशन, माइनर वेरिएशंस आर हेरिटेबल. तो आपने यहीं पर ये देख लेना है कि जो क्वेश्चन है वो पूछ क्या रहा है. क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपने करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना है. तो फर्स्ट देखो, वेरिएशन आर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस. अगर मैं डार्विन के अकॉर्डिंग वेरिएशन की बात करूं तो मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन भी करती जाती हूं कि डार्विन के अकॉर्डिंग जो वेरिएशन है वो कैसी होती है. बेटा, डार्विन के अकॉर्डिंग जो वेरिएशन थी वो कैसी थी, स्मॉल थी. ठीक है, स्मॉल थी, कंटिन्यूअस, स्मॉल एंड कंटिन्यूअस एंड डायरेक्शनल थी. ठीक है, लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ है, डायरेक्शन लेस दिया हुआ है, तो इसलिए आपका ये तो स्टेटमेंट है यहीं पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. ये जो ऑप्शन है यहीं पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. यहां पर देखो, म्यूटेशन आर माइनर चेंजेस एंड डायरेक्शनल. तो हुगो डी वेरीज के अकॉर्डिंग जो एवोल्यूशन है, फॉर्मेशन ऑफ जो न्यू स्पीशीज है वो किस तरीके से होता था. जैसे कोई ए स्पीशीज है, ठीक है, ए स्पीशीज के अंदर एकदम से इस तरीके से सडन चेंजेस होता है और यहाँ पर जो टर्म दी थी वो दी थी, हुगो डी वेरीज ने जिक्र करा था सॉल्टेशन का, यानी कि सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन. ठीक है, यहाँ पर क्या जिक्र हुआ था, सॉल्टेशन का, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन. और ए के अंदर एकदम से ही सडन चेंज हुआ और फॉर्मेशन हो गया किसका, बी का. तो यहाँ पर कोई भी चेंज धीरे धीरे नहीं हुआ, यहाँ पर आपको चेंजेस धीरे धीरे देखने को मिला. यानी कि के अंदर धीरे 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 चेंजेस हुआ और आगे जाके आपको बी देखने को मिलेगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज देखने को मिलेगी. तो डार्विन के अंदर फॉर्मेशन ऑफ जो न्यू स्पीशीज देखने को मिली, जो एवोल्यूशन था वो कैसी एक प्रोसेस थी, ग्रेजुअल प्रोसेस थी. जो रेट ऑफ एवोल्यूशन था वो स्लो था, लेकिन यहां पर हुगो डी वेरीज के अकॉर्डिंग सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन हुई. ठीक है, जो म्यूटेशंस थी बेटा, एक म्यूटेशन को ही एक सोर्स बोला किसका, एवोल्यूशन का. ऑलराइट, और यहां पर रैंडम एंड डायरेक्शनल थी. ठीक है, रैंडम एंड क्या थी भाई, रैंडम एंड सॉरी डायरेक्शन लेस थी. ठीक है, रैंडम एंड डायरेक्शन लेस थी. ठीक है, लार्ज थी एंड डिसकॉन्टिन्यूअस थी, लार्ज थी एंड डिसकॉन्टिन्यूअस थी. तो जो फर्स्ट जो ऑप्शन था वो गलत हो गया. सेकंड कहते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या कहता है ऑप्शन, दैट इज द ग्रेजुअल एवोल्यूशन. यहाँ पे सॉल्टेटरी का मैंने अभी आपको बताया कि सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन. तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या बनता है, बी इज द करेक्ट आंसर. सी देख लेते हैं, म्यूटेशनल कॉन्सेप्ट, म्यूटेशन का जिक्र यहाँ पर नहीं हुआ था. जेनेटिक वेरिएशन कॉन्सेप्ट, इसलिए ये गलत हो जाएगा. लार्ज डिफरेंसेज अराइज सडनली इन ए पॉपुलेशन, सडन यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ.
डार्विन के अकॉर्डिंग जो एवोल्यूशन है वो कैसे हुआ भाई, स्लो, धीरे धीरे हुआ, ग्रेजुअल हुआ, इसलिए आपका ये भी जो डी बी ऑप्शन है वो क्या हो गया है, गलत। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपके ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर जो डार्विन थ्योरी और जो हुगो डी वेरीज का वो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा साइड भी हटती हूँ, और आपका यहाँ पे 15 सेकंड इनफ रहते हैं एक क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। ज़्यादा तो बायो के अंदर तो 15 से 30 सेकंड लगा लो क्वेश्चन को करने के लिए, लेकिन हाँ यहाँ पर आप टाइम भी ले सकते हैं, यहाँ पर कोई पॉल नहीं है क्योंकि आपके रिकॉर्डिंग सेशन मिल रहा है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट इज मैच द कॉलम 1 विद द कॉलम सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको कॉलम फर्स्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कॉलम सेकंड दिखाई दे रहा है, और आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन के बारे में यहाँ पर आपको बताना है। तो सबसे पहले कॉलम फर्स्ट की तरफ है, सॉल्टेशन, फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रीसीडेड बाय द एवोल्यूशन, रिप्रोडक्टिव फिटनेस, लाइफ कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। और कॉलम सेकंड के अंदर आपको साइंटिस्ट के नेम दिए हुए हैं, दैट इज द डार्विन, लुइस पास्चर, हुगो डी वेरीज, ऑपरेन एंड हेल्डेन। तो चलिए टाइम लो और जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करो। तो सबसे पहले अभी अभी हम किसके बारे में पढ़ के आए भैया, अभी अभी हम पढ़ के आए हैं किसके बारे में, सॉल्टेशन के बारे में हम यहाँ पर पढ़ के आए हैं। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन को ही हम क्या बोलते हैं, सॉल्टेशन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। तो एक बात आप ध्यान रखना कि भाई जो क्वेश्चन है ना, मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन को आप उनको ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी आप आंसर यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्टेशन इज सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, यहाँ पे आप इसका आंसर आपने बताना है। तो सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन जैसे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने डिस्कस करा, भाई किसने बताया था, हुगो डी वेरीज ने। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए गोज विद द थर्ड। अब देखो ए गोज विद द थर्ड, आप ये ऑप्शन अब आपके पास बचेगा, ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, झटके से आपका आंसर आ गया भाई ऑप्शन नंबर 1। लेकिन हम दूसरे भी ऑप्शंस के बारे में हम यहाँ पे पढ़ाई करने वाले हैं, ऐसा नहीं कि भाई चले एक पता चल गया, ये एग्जाम के लिए ये चीजें ठीक रहती हैं, ठीक है। चलो सेकंड इज फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रीसीडेड बाय द एवोल्यूशन, कि पहले जो एवोल्यूशन है ना, केमिकल फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रीसीडेड बाय द एवोल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पर केमिकली आएगा, ठीक है, कि भैया जो लाइफ का जो लाइफ किस तरीके से ओरिजिनेट हुई, तो लाइफ है केमिकली ओरिजिनेट हुई फ्रॉम द नॉन लिविंग मैटर। और ये बात किसने बताई, ये बात बताई हमारी ऑपरेन एंड हेल्डेन ने बताई थी, ठीक है, जिसका एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी है, किसने किया था, मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट के थ्रू। रिप्रोडक्टिव फिटनेस, चिल्ला चिल्ला के किसने बताया था, ये रिप्रोडक्टिव फिटनेस टर्म किसने दी थी, डार्विन ने, कि भैया जो ज्यादा फिट होगा वो ही ज्यादा उतना ही रिप्रोड्यूस करेगा। और लाइफ कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, यानी कि किसके बारे में, बायोजेनेसिस के बारे में। बायोजेनेसिस के बारे में किसने बताया भाई, लुइस पास्चर ने बताया कि जो न्यू लाइफ है, ठीक है, जो न्यू लाइफ इज अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। लेकिन हमारा जो मेन जो मुद्दा था वो क्या था कि भाई ओरिजिन ऑफ द लाइफ किस तरीके से हुआ, वो थ्योरी आपकी ऑपरेन एंड हेल्डेन ही बताती है, ठीक है। लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि ये थ्योरी गलत थी, ये थ्योरी गलत नहीं थी, क्योंकि इन्होंने भी सही बताया था कि भाई जो न्यू लाइफ इज अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। लेकिन बात किसकी हो रही थी उस टाइम पे, तो बात तो उसी प्री एग्जिस्टिंग लाइफ की तो हो रही थी ना, कि वो वाली लाइफ कहाँ से आई थी, ठीक है। तो और अगर आपसे पूछे कि भाई वो कौन सी थ्योरी थी जिसने सबसे पहले सही प्रूफ किया कि लाइफ का ओरिजिन किस तरीके से हुआ, तो आपने किसके बारे में बताना है, ऑपरेन एंड हेल्डेन थ्योरी। और इसका एक्सपेरिमेंटली प्रूफ दिया था मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो अब हम इसका आंसर करते हैं कि ऑप्शन नंबर ए गोज विद द थर्ड, ए गोज विद द थर्ड, बी गोज विद द फोर्थ, सी गोज विद द फर्स्ट एंड डी गोज विद द सेकेंड। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। तो हमारा करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और हमारा जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ये रहा। चलिए मैं थोड़ा सा साइड हटती हूँ और जल्दी से आप इसका आंसर कीजिए। मैं थोड़ा सा साइड हटती हूँ और जल्दी से इसका आंसर कीजिए कि स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो रिप्रेजेंट ए सर्टेन टाइप ऑफ एवोल्यूशन, सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स टू एक्सप्लेन द एवोल्यूशन। एग्जाम्पल दिया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन के क्या क्या एग्जाम्पल है, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, ये सारी की सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो स्वीट पोटैटो और पोटैटो, ठीक है, तो आपको एक चीज़ तो आप ध्यान में रखना कि भाई दोनों ही खाने के लिए ही
प्रयोग में किए जाते हैं, चाहे वो स्वीट पोटैटो हो और चाहे वो हो पोटैटो। ठीक है, तो जो स्वीट जो पोटैटो है वो किस चीज़ का मॉडिफिकेशन हुआ, एंड पोटैटो जो स्वीट पोटैटो हुआ वो रूट का मॉडिफिकेशन हुआ, और जो पोटैटो है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन हुआ। इनका जो ओरिजिन है वो तो क्या है भैया, डिफरेंट हुआ। ठीक है, लेकिन इनका जो फंक्शन है, ओरिजिन हुआ डिफरेंट एंड जो फंक्शन हुआ वो क्या हुआ, सेम। ठीक है, एंड जो फंक्शन है वो क्या हो गया भैया, सेम हुआ। ठीक है, एंड फंक्शन क्या हो गया भाई, सेम। इनका यहाँ पे फंक्शन देखने को मिला है। तो फंक्शन अगर सेम हो, ओरिजिन डिफरेंट हो, तो हम उनको क्या बोलते हैं, एनालोगस ऑर्गन बोलते हैं, एनालोगस ऑर्गन बोलते हैं। और ये क्या शो करते हैं भाई, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं। ठीक है, ये क्या शो करते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम आंसर निकाल सकते हैं। और यहीं पर अगर मैं छोटा सा और पॉइंट आपको बता दूं कि होमोलोगस ऑर्गन डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं। ठीक है, होमोलोगस जो ऑर्गन है वो क्या शो करते हैं, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। होमोलोगस ऑर्गन शो करते हैं यहाँ पर डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर क्या हो गया कि ये है एनालोगस ऑर्गन, और एनालोगस ऑर्गन क्या शो करते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। गिवन बिलो आर द सम स्टेजेस ऑफ द ह्यूमन एवोल्यूशन, अरेंज देम इन द करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, तो पास्ट टू रिसेंट हमें इनको अरेंज करना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसके बारे में जी, सबसे पहले आए थे हमारे होमो हैबिलिस, और इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम हैंडीमैन भी बोलते हैं, टूल मेकर भी हम इनको बोलते हैं। ठीक है, हैंडीमैन भी बोलते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, टूल मेकर भी हम इनको बोलते हैं, होमो हेबिलस। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, होमो हेबिलस के बाद आए भैया होमो इरेक्टस, और होमो इरेक्टस जैसे कि इरेक्ट चलने लगे थे, और ये फायर का इन्होंने यूज करना शुरू कर दिया था। होमो इरेक्टस के बाद यहाँ पर नेंदरथल मैन दिखाई देंगे आपको। ठीक है, और इन्होंने सबसे पहले क्या यूज करना शुरू करा था, रिचुअल्स को इन्होंने फॉलो करना शुरू करा था। किसी की भी अगर पर्सन की डेथ हो जाती तो उनको बरी करना इन्होंने शुरू करा था। और उसके बाद यहाँ पर आएंगे हमारे होमो सेपियंस। तो ये पूरी की पूरी क्या हो रहेगी, सीरीज रहेगी। तो सबसे पहले होमो हिबिलस ए। ठीक है, तो अब देखो होमो हिबिलस सबसे पहले ए आएगा, तो ए से ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, और यहाँ से आपका करेक्ट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अब हम इसको देख लेते हैं एक बार, अपने आंसर को करेक्ट वो भी मैच भी कर लेते हैं एक बार। ए इज द होमो हेबिलस, उसके बाद होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस आएगा डी, उसके बाद नेंदरथल मैन यानी कि सी, और उसके बाद होमो सेपियंस यानी कि बी। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनिमल सिलोकेंथ कॉट इन साउथ अफ्रीका इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्टिब्रेट ट्रांजिशन फ्रॉम। ठीक है, एक साउथ अफ्रीका के अंदर एक एनिमल को पकड़ा गया, दैट इज सिलोकेंथ, एंड उसकी क्या मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं भाई, वो ट्रांजिशन किस किस के बीच में शो करता है, दैट इज फिशेज टू एम्फीबियंस, एम्फीबियंस टू रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स टू बर्ड, एंड रेप्टाइल्स टू मैमल। ठीक है, अगर मैं सिलोकेंथ की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इसको पहले माना गया, सबने इसको पहले क्या मान लिया कि भैया ये था एक्सटिंक्ट। ठीक है, सबने मान लिया कि अब ये एक्सटिंक्ट हो चुका है। लेकिन 1938 के अंदर इसको दोबारा से साउथ अफ्रीका के अंदर देखा गया भाई। ठीक है, साउथ अफ्रीका के अंदर देखा गया, एंड दैट इज सिलोकैंथ। ऑलराइट, और ये इसको हम बोलते हैं लॉब्ड फिन। ठीक है, लॉब्ड फिन। ऑलराइट, और ये जो फिन्स है ये किसके सिमिलर थी, ये जो फिन्स थी ये सिमिलर थी लिम्स ऑफ एम्फीबियन। ठीक है, लिम्स ऑफ एम्फीबियन। ऑलराइट, तो इसलिए माना गया कि ट्रांजिशन किस किस के बीच में शो करते हैं, फिशेस टू एम्फीबियन। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम 1 विद द कॉलम 2, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। और लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 आपके सामने है, और इसके आंसर बताना है जीन पूल, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक फ्लो एंड जीन फ्रीक्वेंसी। एंड लिस्ट 2 आपके सामने है। ठीक है, तो जीन पूल हम किसको बोलते हैं, जीन पूल, जीन पूल हम किसको बोलते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ जीन्स एंड देयर अलील इन अ पॉपुलेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, जीन पूल बोलते हैं।
ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ जीन्स एंड देयर एलील्स इन अ पॉपुलेशन इज नोन एज जीन पूल। नेक्स्ट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट यानी कि चेंज इन द फ्रीक्वेंसी बाय चांस, ठीक है, बाय चांस अगर फ्रीक्वेंसी अगर चेंज हो रही है इसको हम बोलेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट, जिसके अंदर हम बॉटल नेक इफेक्ट एंड फाउंडर इफेक्ट को हम यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। बॉटल नेक इफेक्ट को हम पढ़ते हैं एंड हम यहाँ पर किसको पढ़ेंगे भाई, फाउंडर्स इफेक्ट को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज जेनेटिक फ्लो। जेनेटिक फ्लो के अंदर भाई जीन का फ्लो होता है इन एंड आउट ऑफ द पॉपुलेशन, इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन। नेक्स्ट वन इज जीन फ्रीक्वेंसी। जीन फ्रीक्वेंसी स्टेबल रहती इन एन पॉपुलेशन इन जनरेशन, लेकिन यहाँ पर कब तक ये स्टेबल रहेगी, जब तक कोई एवोल्यूशनरी फोर्स यहाँ पर नहीं दिखेगा, इन एब्सेंस ऑफ एवोल्यूशनरी फोर्स। यहाँ पर जब तक कोई भी आपको एवोल्यूशनरी फोर्स नहीं दिखेगा तब तक जीन फ्रीक्वेंसी यहाँ पर सेम रहती है, ठीक है। और एवोल्यूशनरी फोर्स भाई जब तक कोई भी जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं हो रही है, कोई जीन रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, तब तक जीन फ्रीक्वेंसी किसी भी पॉपुलेशन के अंदर क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो अब इसका हम आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए गोज विद द फोर्थ, ए गोज विद द फोर्थ, ठीक है भाई। B goes with the second, C goes with the third, and D goes with the first. So the correct answer of this question is option number B is the correct answer. All right, all right, all right. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए हमारे कदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा कि विच एवोल्यूशन फिनोमेना इज डिपिक्टेड बाय द स्केच गिवन इन द फिगर। आपके सामने एक फिगर दी हुई है जिसके अंदर अलग अलग यहाँ पर आपको बीक का पैटर्न यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। और आपको क्या लगता है कि ये कौन से फिनोमिना को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट इज आर्टिफिशियल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन एंड द अडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है। तो देखो व्हाट इज अडेप्टिव रेडिएशन। अडेप्टिव रेडिएशन के बारे में अगर मैं आपको समझाऊं, अडेप्टिव रेडिएशन का मतलब क्या होता है कि एवोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंट स्पीशीज स्टार्टिंग फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, एवोल्यूशन ऑफ different species starting from a common point, starting from a common point and literally radiating to other geographical habitat। भाई देखो जब हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर जब सपोज फर्स्ट जब हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हुआ, जो फर्स्ट जो बर्ड थी ना वो सीड ईटिंग बर्ड थी। जो फर्स्ट जो बर्ड थी वो क्या थी, सीड ईटिंग बर्ड थी, ठीक है। फर्स्ट जो बर्ड थी वो क्या थी, सीड ईटिंग बर्ड थी। अब यहाँ पर वो अलग अलग एक जैसे ये जो डार्विन जो फिंचेस वाला जो सबसे पहले जो डार्विन फिंचेस के बारे में जिन्होंने स्टडी किया वो थे डार्विन, ठीक है। अब डार्विन ने गैलापागोस आइलैंड के ऊपर स्टडी किया। गैलापागोस आइलैंड छोटे छोटे आइलैंड का एक समूह है, ठीक है, 30 डिफरेंट आइलैंड का एक ग्रुप है, ठीक है, दैट इज द गैलापागोस आइलैंड। अब मैं इस पूरे की पूरे कॉन्सेप्ट को ही आपको एक बार समझाती हूँ, दैट इज द गैलापागोस आइलैंड, ठीक है। अब यहाँ पे जो पहली जो बर्ड वहाँ पर मिलती थी दैट इज द सीड ईटिंग बर्ड। जब हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हुआ तो अब ये वाला जो आइलैंड हुआ यहाँ से अलग हुआ, ये वाला अलग हुआ, ये वाला अलग हुआ, ये वाला अलग हुआ, ठीक है, छोटी छोटी चिड़िया थी ये। अब यहाँ पर जो हैबिटेट मिलेगा यहाँ पर जिंदा रहने के लिए, तो भाई अगर किसी को जिंदा रहना है, जिंदा रहने के लिए तो यहाँ पर जो भी खाना मिलेगा वही तो खाना पड़ेगा ना। तो अब यहाँ पर भी वही खाना पड़ेगा, यहाँ पर भी वही खाना पड़ेगा, यहाँ पर भी वही खाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो बर्ड देखी गई दैट इज द कैक्टस ईटिंग बर्ड, यहाँ पर जो देखी गई दैट इज द फ्रूट ईटिंग बर्ड, यहाँ पर देखी गई दैट इज द इंसेक्ट ईटिंग बर्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भाई खाना वही अवेलेबल था। तो बीक के अंदर क्या हुआ भाई, मॉडिफिकेशन हो गया कि यहाँ पर जो इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स थी देखा गया कि उनकी जो चोंच थी वो लंबी थी, सो दैट वो इंसेक्ट को इजीली क्या कर सके, पिक कर सके, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी आपको यहाँ पे दिखाई देगी कि भाई evolution of a different species starting from a common point and literally radiating to the other geographical habitat। देखो स्टार्टिंग फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट से यहाँ पे निकली और लिटरली रेडिएटिंग टू अदर जोग्राफिकल हैबिटेट, उसी को हमने क्या बोला, अडेप्टिव रेडिएशन। अगर यही अडेप्टिव रेडिएशन, अगर मोर देन वन अडेप्टिव रेडिएशन अकर इन एन आइसोलेटेड जोग्राफिकल एरिया, जब उसको फिर हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन बोलते हैं।
समझ में आ गया। सिंगल एडेप्टिव रेडिएशन तो भाई डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को यहाँ पर शो करिए, लेकिन मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन अकर इन एन आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया, तो उसको फिर हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन यहाँ पर बोल देते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो यही बात यहाँ पर हुई। विच एवोल्यूशन फिनोमिना इज डिपिक्टेड बाय द स्केच, तो ये किसको फिनोमिना को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज द एडेप्टिव रेडिएशन की। अलग अलग जगह थी, अलग अलग ज्योग्राफिकल हैबिटेट थी, वहाँ पर फूड अलग अलग मिलता था, जिसकी वजह से वहाँ पे मॉडिफिकेशन अलग अलग देखने को मिला डार्विन फिंचेस के अंदर। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द फॉसिल ऑफ ए मैन हु शॉट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ब्रेन कैपेसिटी 1400 cc, यूज्ड हाइट टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी, buried their dead bodies. Choose the correct answer from the options given below. Homo erectus, Neanderthal man, Homo habilis and Australopithecus. ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स, और उस कैरेक्टरिस्टिक्स से आपने बताना है कि ब्रेन कैपेसिटी 1400 cc है। ठीक है, यही पहले थे जिन्होंने अपनी बॉडी को हाइड करना शुरू करा, और मतलब जो भी एनिमल्स थे उनकी खाल को यूज़ करके, ठीक है, उनकी स्किन को यूज़ करके अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना शुरू करा। बरीड देयर डेड बॉडी, अगर कोई भी मतलब उनके क्लोज में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उनको बरी करना यहाँ पर क्या करा भाई, चालू करा, रिचुअल्स को यहाँ पे फॉलो करना शुरू करा। ठीक है, और वो कौन थे, दैट इज द निएंडरथल मैन। कौन थे वो, निएंडरथल मैन। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। आप ह्यूमन एवोल्यूशन को एक बार जरूर पढ़ लेना, ह्यूमन एवोल्यूशन से आपको एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट देखने को मिल ही सकता है आपके एग्जाम में। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। जो म्यूटेशन जो थ्योरी है उसके बारे में आपने यहाँ पर बताना है, उसके बारे में आपने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट को डिपिक्ट करना है। चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से पढ़ते हैं। तो लार्ज डिफरेंसेस ड्यू टू म्यूटेशन अराइज ग्रेजुअली इन ए पॉपुलेशन, कि भाई जो लार्ज जो चेंजेस आएंगे वो धीरे धीरे आएंगे। तो मैंने आपको बताया जो म्यूटेशन थ्योरी थी वो किसने दी थी, हुगो डी वरीज ने दी थी, और इनके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोला कि भाई जो लार्ज जो चेंजेस आएंगे वो धीरे धीरे आएंगे, जी नहीं कि भैया एक कोई स्पीशीज जिसके अंदर झटके से एकदम से सडन चेंज होगा, जिसको हमने बोला सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। क्या बोला, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। ठीक है, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन बोला कि सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, तो ये चीज ग्रेजुअली नहीं होगी, रैंडम होगी। ऑल राइट, एंड यहाँ पर सडन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर गलत होगा। नेक्स्ट वन इज दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय अल्फ्रेड वालेस, जी नहीं, ये भी गलत है, हुगो डी वेरीज ने प्रपोज करा था। वेरिएशंस आर स्मॉल डायरेक्शनल चेंजेस, यहाँ पर जो वेरिएशन है वो लार्ज यहाँ पर होंगी, सडन होंगी, रैंडम यहाँ पर देखने को मिलेंगी, एंड डायरेक्शन लेस यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ऑल राइट, नेक्स्ट इज, इसलिए सी स्टेटमेंट भी गलत है। डी इज सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन इज द स्पेशिएशन। स्पेशिएशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्पीशीज, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एवोल्यूशन। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। और मैं थोड़ा सा साइड हटती हूँ, जल्दी से क्वेश्चन को रीड कीजिए, और ये मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। ठीक है, मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन है कि लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो अडेप्टिव रेडिएशन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन एंड एवोल्यूशन बाय द एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। लिस्ट 2 के अंदर सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटीज ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ हर्बिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स, बोन्स ऑफ फोरलिम्स इन मैन एंड व्हेल, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड एंड द डार्विन फिंचेस। तो चलिए हम अपना आंसर यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले अडेप्टिव रेडिएशन, अभी मैंने आपको बताया कि अडेप्टिव रेडिएशन एवोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंट स्पीशीज स्टार्टिंग फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटिंग टू द अदर ज्योग्राफिकल हैबिटेट, इसको हम बोलेंगे अडेप्टिव रेडिएशन।
और सबसे पहले एडेप्टिव रेडिएशन का जो एग्जाम्पल है आता है आपके दिमाग में, डार्विन फिंचेस, ठीक है। और डार्विन फिंचेस फिंचेस यानी छोटी छोटी जो चिड़िया डार्विन ने स्टडी किया था। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है। अब देखो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन यानी कि यहाँ पर आपको फंक्शन देखने को सेम मिलेगा। एनालॉगस ऑर्गन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा होमोलोगस ऑर्गन, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा होमोलोगस ऑर्गन, ठीक है। तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन यानी कि फंक्शन सेम, फंक्शन आपको विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ बर्ड दोनों ही चिड़िया मतलब चिड़िया भी और बटरफ्लाई भी उड़ने के लिए काम करती है अपने विंग्स का प्रयोग, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका सी। डाइवर्जेंट यानी कि यहाँ पे ओरिजिन आपका सेम होगा लेकिन यहाँ पे फंक्शंस अलग अलग देखने को मिलेंगे। जो बोन्स ऑफ फोरलिम्स इन मैन, भाई जो मैन के जो फोरलिम्स हैं वो कैप्चर करने के लिए यूज किए जाते हैं लेकिन वेल के स्विमिंग के लिए यूज किए जाते हैं, यहाँ पे फंक्शन आपको देखने को मिलेगा अलग। एवोल्यूशन बाय द एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक यानी कि एंथ्रोपोलॉजी आपने सुना होगा कि भाई जो भी ह्यूमन के एक्टिविटी से जो भी एवोल्यूशन होता है दैट इज नोन एज एंथ्रोपोजेनिक। एवोल्यूशन सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ हर्बिसाइड एंड पेस्टिसाइड। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड ज़्यादा यूज़ करी, उसके बाद कुछ ऐसी वेराइटीज़ रह गई जिसके अंदर इनबिल्ट पहले से ही वेरिएशन थी, ठीक है। अब उनकी डेथ नहीं हुई, अब उन्होंने रेजिस्टेंट करना शो कर दिया, अब आगे उनकी फिर पॉपुलेशन बढ़ेगी, फिर पॉपुलेशन बढ़ेगी, रिप्रोड्यूस करेंगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी और फिर हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड उनके ऊपर इफेक्ट करना असर नहीं डालेंगे। इसका मतलब एक अलग ही स्पीशीज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्पीशीज ड्यू टू एक्शंस ऑफ द ह्यूमंस, उसी को हम क्या बोलेंगे, एंथ्रोपोजेनिक एवोल्यूशन। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ, ठीक है। तो ये आपका डी मैंने पता किया फर्स्ट के साथ जाता है, आपका आंसर आ गया। एक बार कंफर्म कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर एडेप्टिव रेडिएशन, ऑप्शन नंबर ए गोज विद द फोर्थ और बी जाता है थर्ड के साथ, सी जाता है सेकंड, डी फर्स्ट। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये रहा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सिलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ सिलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन है। इन अ स्पीशीज द वेट ऑफ ए न्यूबॉर्न रेंजेस फ्रॉम 2 to 5 kgs. 97% of the newborn with an average weight of between 3 to 3 kgs survive, whereas 99% of the infant born with the weight 2 to 2.5 kg or 4.5 to 5 kg die. Which type of selection is taking place? देखो तीन यहाँ पे कैटेगरी दी, ठीक है। ए कैटेगरी दी, एक बी कैटेगरी है और एक सी कैटेगरी है, ठीक है। भाई जो एक कैटेगरी है ए जिसके अंदर बच्चों का वेट है 2 to 2.5 kg, मैं इससे आपको सारे के सारे जो तीनों टाइप के जो नेचुरल सिलेक्शन है वो मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगी, ठीक है। एक कैटेगरी है जिसके अंदर जो वेट है वो है 2 to 2.5 kg। जो बी जो कैटेगरी है वो है 3 to 3.3 kg और जो सी जो कैटेगरी है दैट इज 4.5 to 5 kg, ठीक है। 4.5 to 5 kg। ऑलराइट, अब देखो अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, ए बी एंड सी। अब सिर्फ ये वाली जो कैटेगरी है ना, यही इसी कैटेगरी ने क्या किया, सर्वाइव, यानी कि ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, दैट इज द मीन वैल्यू। वो टाइप का नेचुरल सिलेक्शन जिसके अंदर इंटरमीडिएट, ये एक एक्सट्रीम हो गई, ये एक एक्सट्रीम हो गई, ये जो बीच वाली है दैट इज द मीन वैल्यू, दैट इज द इंटरमीडिएट वैल्यू, यानी कि दैट इज द एवरेज वैल्यू, ठीक है। इंटरमीडिएट वैल्यू या फिर इसी को हम क्या बोलेंगे, दैट इज द एवरेज वैल्यू, हम यहाँ पर इसको बोलेंगे। ऑलराइट, अभी इंटरमीडिएट वैल्यू हो गई, ये एवरेज वैल्यू हो गई। अगर ये जो बी जो वैल्यू हो गई ना, अगर ये इंटरमीडिएट अगर सिलेक्ट हो रही तो इस टाइप के नेचुरल सिलेक्शन को हम क्या बोलते हैं भाई, स्टेबलाइजिंग टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बोलेंगे, ठीक है। कि बैलेंस टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बोलेंगे जिसके अंदर जो मीन वैल्यू है वो सिलेक्ट हो रही है। अब दूसरा टाइप का नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, दूसरा टाइप का नेचुरल सिलेक्शन होता है जिसके अंदर ये एक एक्सट्रीम है, ठीक है, इसको हम एक्सट्रीम बोलेंगे। ऑलराइट, ये है एक्सट्रीम आपकी और ये भी क्या हो गई, एक्सट्रीम आ गई। अब देखो एक एक्सट्रीम अगर एक टाइम पे अगर सिलेक्ट हो रही है, सिलेक्शन ऑफ वन एक्सट्रीम
ट्रेट एट अ टाइम, एक टाइम पर। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म के अंदर कि बिफोर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी वहाँ पर जो व्हाइट कलर के जो मोथ थे, लाइट कलर के जो विंग्ड मोथ थे, वो उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी, ठीक है, वो भी एक एक्सट्रीम हुई। और जो डार्क विंग्ड मोथ है वो भी एक एक्सट्रीम है, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हुई। तो एक एक्सट्रीम के ऊपर अगर एक सिलेक्ट हो रहा है ट्रेट, उसको हम किस टाइप का नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं? डायरेक्शनल टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट आता है कि अगर दोनों एक्सट्रीम अगर एक टाइम पर सिलेक्ट हो रही है, अगर ये भी और ये भी, अगर दोनों एक्सट्रीम अगर एक टाइप पे सिलेक्शन हो रही है, तो हम उसको किस टाइप का नेचुरल सिलेक्शन बोलेंगे? जिसके अंदर आपको दो पीक ऑब्जर्व होंगी, उसको हम क्या बोलेंगे? डिसरप्टिव टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बोलेंगे। क्लियर हुआ? तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मैच द होमोनिड्स विद देयर करेक्ट ब्रेन साइज, कॉलम इन कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। ठीक है कि भाई आपने क्रेनियल कैपेसिटी के बारे में बताना है, ठीक है, होमो हेबिलस, होमो नेंडरथैलनेस, नेंडरथैलमैन एंड होमो, क्रेडिट लिख दिया जी, यहाँ पर थोड़ी सी हो गई है प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं होमो इरेक्टस की। ऑल राइट, चलिए। हाँ देखो, सबसे पहले अगर मैं होमो हेबिलिस यानी कि हैंडीमैन की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अगर मैं हैंडीमैन की यहाँ पर बात करूँ, तो इनकी जो क्रेनल कैपेसिटी थी वो सबसे क्या थी भाई? कम थी, 650 से लेके 800 सीसी। नेक्स्ट होमो इरेक्टस की, जो कि फायर जिन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया था, 900 सीसी। नेंदरथल मैन की, दैट इज जो होमो सेपियंस थे उनसे भी ज़्यादा थी, 1400 सीसी। एंड होमो सेपियंस की थी आपकी 1350 सीसी। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए गोज विद द थर्ड, सो ऑप्शन नंबर ए गोज विद द थर्ड। एंड जो बी है वो जाता है आपका फोर्थ, एक सेकंड, जो बी है वो जाता है आपका फोर्थ, होमो नेंदरथल। यस, बी गोज विद द फोर्थ and C goes with the first and D goes with second। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन में यहाँ पर दिक्कत है, ठीक है, और यहाँ पर आएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ। ऑल राइट, एक सेकेंड, तो बिल्कुल मैंने गलत ऑप्शन टिक कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए गोज विद द थर्ड, बिल्कुल ए गोज विद द थर्ड, बी गोज विद द फोर्थ, सी गोज विद द फर्स्ट and D goes with the second, बिल्कुल। So the correct answer of this question is option number D is the correct answer। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द ह्यूमन एवोल्यूशन फ्रॉम अर्ली टू रिसेंट, जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो आपने बताना है, ठीक है। एस्ट्रोप्थिकस, रामाप्थिकस, होमो हेबिलस एंड होमो इरेक्टस। रामाप्थिकस, एस्ट्रोप्थिकस, होमो हेबिलस, होमो इरेक्टस, रामाप्थिकस, ड्रायोप्थिकस, एस्ट्रोप्थिकस, होमो इरेक्टस, एस्ट्रोप्थिकस, होमो हेबिलस, रामाप्थिकस एंड होमो इरेक्टस। तो सबसे पहले कौन आए थे भाई? ड्रायोप्थिकस, ठीक है, सबसे पहले ड्रायोप्थिकस आए, उसके बाद रामाप्थिकस आए, ड्रायोप्थिकस, रामाप्थिकस, एस्ट्रोप्थिकस, ठीक है, होमो हेबिलस, होमो इरेक्टस, निएंदरथल मैन, ठीक है, क्रोमैग्नन मैन, और उसके बाद आपके आए फिर होमो सेपियंस। तो ये मैंने पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको बताया है, ड्रायोप्थिकस, रामाप्थिकस, ऑस्ट्रोप्थिकस, होमो हेबिलस, होमो इरेक्टस, निएंदरथल मैन, क्रोमैग्नन मैन एंड होमो सेपियंस। तो यहाँ पर जो जो है उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर कर दो। एस्ट्रोप्थिकस गलत हो जाएगा, एस्ट्रोप्थिकस स्टार्टिंग में आएगा नहीं। अब रामाप्थिकस के बाद एस्ट्रोप्थिकस, ठीक है, चल जाएगा। होमो हेबिलस, होमो इरेक्टस, यहाँ पे रामाप्थिकस, फिर होमो हेबिलस, तो एस्ट्रोप्थिकस बाद में दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत है, हो जाएगा पहले एस्ट्रोप्थिकस आ जाएगा, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत होएगा कि पहले रामाप्थिकस, फिर एस्ट्रोप्थिकस, फिर होमो हेबिलस, फिर होमो इरेक्टस। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलो अब हम बात करते हैं हमारे जो क्वेश्चंस की, और ये क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ आपके होमवर्क के लिए। एक आधा क्वेश्चन तो आपके होमवर्क के लिए तो होना चाहिए ना। चलिए भाई, एक आधा क्वेश्चन तो आपके होमवर्क के लिए होना चाहिए। चलो,
The wings of bats and flipper of dolphin are homologous structure, though they perform the different function. The wings of bat and wings insects are homologous structure as they perform the similar function. तो ये तो क्वेश्चन आपको मिलेगा आपके होमवर्क के लिए, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है भैया ये किसके लिए मिलेगा, आपको अपने होमवर्क के लिए यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऑल राइट, ठीक है। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Darwin finches on the Galapagos Island evolved into the different species from a common ancestor by occupying different ecological niches, which is an example of adaptive radiation. Statement second is the development of wings in bats and birds for flight despite a different ancestry is an example of adaptive radiation. So, जो first is Darwin finches on the Galapagos Island evolved into the different species from a common ancestor. कि evolution of a different species starting from a common point, all right, और लिटरली रेडिएटिंग टू द अदर जोग्राफिकल हैबिटेट, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एडेप्टिव रेडिएशन को रिप्रेजेंट करता है। स्टेटमेंट 1 यहाँ से सही है। एंड स्टेटमेंट सेकंड इज द डेवलपमेंट ऑफ विंग्स इन बैट्स एंड बर्ड फॉर फ्लाइट डिस्पाइट डिफरेंट एंसेस्ट्री, कि इनके एंसेस्टर तो अलग अलग हैं, लेकिन इनके एंसेस्टर तो अलग अलग है, लेकिन इनकी फंक्शन क्या है, सेम है। और फंक्शन यहाँ पर अगर सेम है तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये अडेप्टिव रेडिएशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है, स्टेटमेंट सेकंड यहाँ पर गलत है। ये किसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो ये बेटा थे आपके सारे के सारे क्वेश्चंस चैप्टर एवोल्यूशन के, एंड आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। अच्छे से प्रिपेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।